हेलो दोस्तों, 24 एग्ज़ाम 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एसके झा जो सामान्य विज्ञान है उसके 5th एडिशन को जो एनसीईआरटी बेस्ड पर क्या आधारित है उसके चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग चैप्टर वाइज केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। थ्योरी भी है और प्लस क्वेश्चन भी है, ठीक है दोस्तों। पहला चैप्टर हम लोग का छोटी छोटी मगर मोटी बात है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग विसरण के गुण के कारण हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है दोस्तों। आज हम लोग परासरण से स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जिन लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये सब हम लोग आसवन प्रभाजी आसवन के बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने। परमाणुकता भी पढ़ लिया था हम लोग, मिश्रण भी पढ़ लिए थे हम लोगों ने, और परमाणु संख्या निकालना भी हम लोगों ने बताया था और सीख लिए थे। यौगिकों के बारे में सीख लिए थे हम लोगों ने, ठीक है दोस्तों। ये सब हमने भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जिन लोगों ने नहीं देखा अब जाकर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग परासरण से आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं जैसे परासरण यानी ऑस्मोसिस। इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करते हैं। तो परासरण क्या है हम लोग का, जो विलायक के अणु होते हैं कम सांद्रता वाले घोल से क्या होते हैं, अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर क्या गति करते हैं। जैसे हैं हम लोग का उदाहरण देखते हैं, जैसे किशमिश को जल में डालने पर उसका फूलना। तो किशमिश को क्या है, जल में डालने पर क्या होता है, वो फूल जाता है। तो उसके अंदर पानी चला जाता है। तो कम सांद्रता वाले घोल से क्या अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर क्या गति करता है, इसके कारण वो क्या फूल जाता है किशमिश, ठीक है दोस्तों। अब हम दोनों लोग देखते हैं व्युत्क्रम परासरण। तो व्युत्क्रम परासरण क्या होता है, यानी रिजर्व ऑस्मोसिस क्या होता है, अणुओं का अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करना ही व्युत्क्रम परासरण कहलाता है। तो अणुओं की जो अधिक सांद्रता वाले विलयन से क्या होता है, अब ये कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करता है, ठीक है दोस्तों। तो व्युत्क्रम परासरण कहलाता है। जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं, समुद्री जल से आसुत जल बना। तो समुद्री जल से क्या बनता है, तो आसुत जल बनता है, उसी को हम लोग क्या व्युत्क्रम परासरण होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग कुछ नोट देखते हैं, जैसे है सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। तो सूखे पौधे को डंडियों से जो अलग अनाज को अलग करना क्या कहलाता है, तो थ्रेसिंग कहलाता है। क्या है, एनसीईआरटी में है, ठीक है दोस्तों। तो अनाज से भूसी को अलग करना निष्पावन कहलाता है। यानी अनाज से जो भूसी हम लोग अलग करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो निष्पावन कहते हैं। मिश्रण के नीचे तली में बैठा अवक्षेप को अवसादन तथा ऊपरी भाग को अलग करना निस्तारण कहलाता है। तो मिश्रण के जो नीचे की जो तली पर बैठा रहता है अवक्षेप, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अवसादन कहते हैं। और जो ऊपर भाग वाला को अलग करना क्या कहलाता है, तो निस्तारण कहलाता है, ठीक है दोस्तों। रंगों को पृथक करने की प्रक्रिया क्रोमैटोग्राफी कहलाता है। तो रंगों को जो पृथक करने की जो प्रक्रिया होती है हम लोग उसे क्या कहते हैं, तो क्रोमैटोग्राफी कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। लस्सी से वसा की मात्रा को कम किस विधि से किया जाता है, तो किस विधि से किया जाता है, तो मंथन विधि द्वारा। तो लस्सी से वसा की मात्रा को कम किस विधि से किया जाता है, तो मंथन विधि द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मक्खन एवं क्रीम बनाने में मंथन विधि का प्रयोग किया जाता है तथा मक्खन एवं क्रीम से घी किस विधि से प्राप्त किया जाता है, तो निस्तारण एवं क्या होता है, निस्पंदन, ठीक है दोस्तों। तो निस्तारण और निस्पंदन दोनों विधि द्वारा क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। तो मक्खन एवं क्रीम बनाने में मंथन विधि का प्रयोग किया जाता है और मक्खन एवं क्रीम से घी किस विधि से प्राप्त किया जाता है, निस्तारण और निस्पंदन। पानी एवं CuSO4 के विलयन के कॉपर सल्फेट को अलग किया जाता है। तो पानी और कॉपर सल्फेट के विलयन को कॉपर सल्फेट को अलग किया जाता है, तो किसकी विधि द्वारा, तो वाष्पीकरण विधि द्वारा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो पानी और CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर सल्फेट को अलग किया जाता है, तो वाष्पीकरण विधि द्वारा। वाष्पन विसरण और गैसों का प्रसार ताप बढ़ने से क्या होता है, तो बढ़ता है। तो वाष्पन विसरण और गैसों का प्रसार ताप बढ़ने से क्या होता है, हम लोग का बढ़ता है ये। तो ताप बढ़ेगा तो वाष्पन विसरण और गैसों का प्रसार क्या होगा, तो बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। अब हम लोग देखते हैं जैसे ठोस द्रव गैस का ताप का प्रभाव। तो ठोस द्रव तथा गैस पर ताप का प्रभाव हम लोग देखते हैं। ठोस का द्रव में बदलना। तो ठोस का द्रव में बदलना हम लोग क्या कहलाता है, तो गलन यानी कि मेल्टिंग कहलाता है। तो द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है हम लोग का, जमना यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है।
गैस का सीधे ठोस के रूप में बदलना क्या होता है हम लोग का? डिपोजिशन होता है। और द्रव का वाष्प में बदलना हम लोग को क्या कहलाता है? तो वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन। और वाष्प का द्रव में बदलना हम लोग को क्या कहलाता है? संघनन यानी कंडेंसेशन। ठीक है दोस्तों, हम लोग का ये फिगर द्वारा देख लेते हैं। जैसे सॉलिड्स यानी कि ठोस से हम लोग का सीधे गैस में बदलेगा तो ऊर्ध्वपातन होगा। ठीक है दोस्तों, और गैस से अगर सीधे ठोस में बदलता है तो डिपोजिशन होगा। ठीक है दोस्तों, और ठोस से अगर हम लोग का द्रव में बदलेगा तो गलनांक होगा, और द्रव से अगर हम लोग का सॉलिड में बदलेगा तो फ्रीजिंग होगा यानी जमाव बिंदु। अगर द्रव से हम लोग का वाष्प यानी कि गैस में बदलेगा तो वाष्पन होगा, और द्रव यानी कि गैस से हम लोग का द्रव में बदलेगा तो संघनन यानी कंडेंसेशन। तो इस फिगर को याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। ठोस से द्रव और द्रव से गैस तो क्या कहलाता है? ऊष्माशोषी प्रक्रिया। और गैस से द्रव, द्रव से फिर ठोस तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण तथा क्वथनांक पर या क्वथनांक से ऊपर वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? तो वाष्पीकरण। तथा क्वथनांक पर या क्वथनांक से ऊपर वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। तो वाष्पीकरण कैसी एक प्रक्रिया है? तो सतही प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे क्या होता है? तो गैस में बदल जाता है तो यह पदार्थ क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाता है, तथा यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो जैसे है हम लोग का, जैसे कपूर, आयोडीन, गंधक यानी कि सल्फर, नौसादर यानी NH4Cl, एंथ्रेसीन, बेंजोइक अम्ल, नेप्थलीन और आयोडोफार्म। तो ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। पूछता है ऊर्ध्वपातन, तो कपूर हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, गंधक यानी सल्फर, नौसादर यानी NH4Cl, एंथ्रेसीन, बेंजोइक अम्ल, नेप्थलीन और आयोडोफार्म। ये क्या ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। अब देखते हैं बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। तो बेंजोइक अम्ल का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए करते हैं। समुद्री घास लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो समुद्री घास लेमिनेरिया से किससे प्राप्त किया जाता है? तो आयोडीन प्राप्त किया जाता है। समुद्र के पानी से सोडियम प्राप्त किया जाता है। तो समुद्र के पानी से क्या प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम प्राप्त किया जाता है, अर्थात समुद्र के पानी में सोडियम होता है। तो समुद्र के पानी में क्या होता है? तो सोडियम होता है, जिससे समुद्र के पानी से सोडियम प्राप्त किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं आगे, उच्च दाब तथा निम्न ताप पर गैस संघनित हो जाती है। तो उच्च दाब तथा निम्न ताप पर गैस क्या होती है? तो संघनित हो जाती है। भार इज क्या हो जाएगा हम लोग का? ज़्यादा किसका होता है? नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है हीलियम की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, तो भार क्या होता है? नाइट्रोजन की अपेक्षा, हीलियम की अपेक्षा क्या होता है? नाइट्रोजन का क्या होता है? अधिक होता है। प्रथम सबसे हल्की गैस क्या होती है? तो हाइड्रोजन क्या है? प्रथम सबसे हल्की गैस है, ध्यान रखिएगा। दूसरी सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हीलियम। तो हीलियम क्या है? दूसरी सबसे हल्की गैस है। प्रथम हम लोग की हाइड्रोजन है। H2 यानी हाइड्रोजन को आवारा गैस कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं? तो आवारा गैस भी कहते हैं। हाइड्रोजन गैस अधिक ज्वलनशील होती है। तो हाइड्रोजन गैस कैसी गैस होती है? तो अधिक क्या होती है? ज्वलनशील गैस होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वायुयान की टायरों में भरी जाती है। तो वायुयान के टायरों में कौन सी भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गुब्बारों में भरी जाती है। तो गुब्बारों में भी क्या होती है? हीलियम गैस भरी जाती है। कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए अस्पतालों में क्या प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम पानी द्रव अवस्था में होता है। ठीक है दोस्तों, तो पानी द्रव अवस्था में होता है। तो कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए अस्पतालों में क्या प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम होता है। ठीक है दोस्तों, कम गहराई पर समुद्र में जाने पर ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। तो कम गहराई पर क्या ले जाते हैं हम लोग? ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। और अधिक गहराई पर समुद्र पर जाने पर हम लोग क्या ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और प्लस हीलियम गैस ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इन दोनों को। तो कम समुद्र गहराई पर जाना हो तो नाइट्रोजन के साथ ले जाते हैं, और अधिक गहराई पर ले जाना हो तो हीलियम को ले जाते हैं। फुटबॉल में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस है। तो फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तेल तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है।
तो तेल के नमूनों को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो हीलियम और नाइट्रोजन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। अब हम लोग देखते हैं जैसे यदि दो गुब्बारों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के समान अणु भरे हुए हैं, उसमें एक साथ छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा पहले संकुचित होगा। यानी कि दो गुब्बारों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को समान अणु हुए हो और उनमें एक साथ छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा क्या होगा? पहले संकुचित हो। यानी कि हाइड्रोजन का पहले गुब्बारा संकुचित हो जाएगा, जबकि ऑक्सीजन का कम होगा, ठीक बाद में होगा। ठीक है दोस्तों, अस्पतालों में कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग किया जाता है, जो पात्र में द्रव अवस्था में होता है। तो अस्पतालों में कृत्रिम रूप से सांस लेने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग किया जाता है। और जो पात्र में क्या होता है? तो द्रव अवस्था में होता है। कोल्ड ड्रिंक, फिज सोडा, लेमन सोडा, क्लब सोडा द्रव में गैस का मिश्रण है। तो द्रव में क्या होता है कि गैस का मिश्रण होता है। तो कोल्ड ड्रिंक होता है, फिज सोडा, लेमन सोडा, क्लब सोडा, ये क्या है? तो द्रव में गैस का मिश्रण का क्या है? एक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। दाब भरण प्रणाली यानी कि एलपीजी गैस का भरना। तो एलपीजी गैस को किस प्रणाली द्वारा भरते हैं हम लोग? दाब भरण प्रणाली द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको। और पंप भरण प्रणाली यानी पेट्रोल का भरना हम लोग क्या करते हैं? तो पंप द्वारा भरते हैं। पेट्रोलों को हम लोग किसके द्वारा भरते हैं? तो पंप द्वारा भरते हैं। जबकि एलपीजी गैस को किसके द्वारा भरते हैं? तो दाब भरण विधि द्वारा हम लोग भरते हैं। ध्यान रखिएगा। कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस भरी जाती है, जो जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है। तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है हम लोग का? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस भरी जाती है, जो जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है। तो CO2 प्लस H2O मिलकर क्या बनाती है? H2CO3 यानी कार्बनिक अम्ल बनाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गैस का द्रवण निम्न ताप एवं उच्च दाब पर सुगमता से संपन्न होता है। तो गैस का द्रवण निम्न ताप एवं उच्च दाब पर सुगमता से क्या होता है? संपन्न होता है। हाइड्रोजन और हीलियम से भरा गुब्बारा कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद फट जाता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम से जो भरा गुब्बारा होता है वो ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? तो फट जाता है। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं पदार्थ और उनके क्वथनांक कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुद्ध पानी यानी शुद्ध पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हम लोग का कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या उबलने लगता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। शुद्ध पानी का जब अशुद्ध पानी रहेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा यानी 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा तब वो क्या उबलेगा? अशुद्ध पानी। ठीक है दोस्तों। भारी जल D2O, गुरु जल यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी भारी जल को ही हम लोग क्या कहते हैं? D2O होगा, या गुरु जल यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, जो इसका क्वथनांक हम लोग कितना होता है? तो 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। और ईथर का हम लोग का कितना हो जाएगा क्वथनांक? तो 34 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे वर्षा का जल आसुत जल विद्युत का कुचालक है। यानी वर्षा का जल और आसुत जल क्या है? विद्युत का क्या होते हैं हम लोग? कुचालक होता है। प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि कुकर के अंदर जब दाब बढ़ता है तो तापमान लगभग 125 डिग्री सेल्सियस से 130 डिग्री हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है हम लोग का? जल्दी खाना पक जाता है। किसके कारण? तो तापमान लगभग क्या 125 डिग्री से 130 डिग्री हो जाता है, अंदर का दाब बढ़ जाकर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं बारूद। बारूद की खोज रोजर बेकन ने किया था। तो बारूद की खोज किसने किया था? तो रोजर बेकन ने किया था। तो बारूद चारकोल गंधक सोरा का मिश्रण होता है। तो बारूद चारकोल गंधक सोरा का मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, तो बारूद चारकोल गंधक सोरा का मिश्रण होता है। तो KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, सोरा या नाइट्रेट यानी KNO3 को हम लोग क्या कहते हैं? तो सोरा या नाइट्रेट कहते हैं। ध्यान रखिएगा। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं? तो खड़िया चूना पत्थर या तो संगमरमर। तो Hg क्या हम लोग का? पारा है, यानी कि हाइड्रोजेनियम यानी पारा, यानी कि सिल्वर भी कहते हैं हम लोग, और द्रव धातु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? द्रव धातु भी कहते हैं। मोती का मुख्य अवयव, मोती को हम लोग क्या कहते हैं? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो मोती का मुख्य अवयव क्या है? तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अंडे का आवरण बना होता है, किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। उसे मोती का मुख्य अवयव कहते हैं। कैप्सूल आवरण बना होता है। तो कैप्सूल आवरण बना होता है किसका? तो जिलेटिन यानी प्रोटीन का, जो जल में घुलनशील होता है।
तो कैप्सूल का जो आवरण बना होता है तो किसका बनाता है, तो जिलेटिन यानी प्रोटीन का बना होता है, जो जल में क्या होता है, घुल जाता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो केमिस्ट्री का एक चैप्टर क्या हम लोग का ख़त्म हो गया है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें कम से कम 50 क्वेश्चन है और अलग से भी हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज जिन लोगों ने वीडियो को पूरा नहीं देखा है वो जाकर मेरी पूरी 3 क्लासों में हम लोग कंप्लीट करा दिया। ठीक है दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर सेशन को लास्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। जैसे हम लोग का पहला क्वेश्चन, पहली ने एक थैली में कुछ सब्जियां जैसे फ्रेंच बीन्स, भिंडी, हरी मिर्च, बैगन, आलू सभी मिलाकर खरीदे। पृथक्करण की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उसके लिए उन्हें पृथक करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा हस्तचयन, यानी कि हाथों के द्वारा अलग अलग करके क्या अलग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, बूझो को दादी मुझ मधुमेह से पीड़ित है, उसके डॉक्टर ने उसे कम वसा वाली लस्सी लेने की सलाह दी। इसे बनाने के लिए बूझो के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी होगी। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि मंथन। तो मंथन आंसर क्या आता है हम लोग का, वसा व लस्सी को अलग कैसे किया जाता है, तो मंथन द्वारा। ठीक है दोस्तों, हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, निस्पंदन की विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग कर पाएंगे। तो निस्पंदन की विधि द्वारा किस विधि से मिश्रण को अलग कर पाएंगे हम लोग, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हम लोग का बी हो जाएगा, यानी कि दूध में कॉर्नफ्लेक्स। ठीक है देखो दोस्तों, तो दूध में कॉर्नफ्लेक्स किसके विधि द्वारा अलग करते हैं, तो निस्पंदन विधि द्वारा, ध्यान रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग का, डंठल से बंडलों से अनाज को अलग निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होती है। तो डंठल से बंडल को अनाज से अलग करना क्या कहलाता है, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि थ्रेसिंग द्वारा क्या है, डंठल के बंडलों को क्या अनाज से अलग करते हैं, ध्यान रखिएगा। पांचवा है हम लोग का, नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं। तो नीचे क्या है हम लोग का, 4 ये मिश्रण है हम लोग का। अब इनमें से किसे निष्पावन विधि से अलग किया जाता है। तो निष्पावन विधि द्वारा किसे अलग करते हैं हम लोग, आंसर देते भी चलिएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से। तो किसके विधि द्वारा, मैं आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो डी, यानी कि तीसरा और चौथा, यानी कि तीसरा और चौथा को हम लोग क्या निष्पंदन यानी निष्पावन विधि से क्या अलग किया जा सकता है। तो राइस फ्लेक्स का मक्का और आलू चिप्स और बिस्कुट, तो निष्पावन विधि द्वारा क्या अलग करते हैं। हम लोग का 6वां क्वेश्चन है, आपने घर पर मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा। घी को अवशेषों से अलग करने के लिए किस विधि पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4, यानी कि मंथन विधि द्वारा अलग करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, ग्रीष्मकाल में बूझो पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर विद्यालय जाता है। एक दिन उसने अपनी बोतल स्कूल में छोड़ दी। बोतल में अभी भी कुछ पानी बचा था। अगले दिन उसने बोतल के खाली हिस्से की भीतरी सतह पर कुछ पानी की बूंदों को देखा। पानी की उन बूंदों का निर्माण किसके कारण हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वाष्पीकरण और संघनन द्वारा ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो पानी की बूंदों को देखा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, एक गिलास पानी मांगा, उसने उसे एक गिलास बर्फ का ठंडा पानी दिया। पहेली ने गिलास की बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदों को देखा और बूझों से पूछा कि पानी की इन बूंदों का निर्माण कैसे हुआ। इनमें निम्न में से कौन सा बूझों का उत्तर होना चाहिए। तो ये क्या एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वायुमंडलीय जलवाष्प का वाष्पीकरण। आंसर सी नहीं होगा दोस्तों, गलत है हम लोग का, आंसर डी हो जाएगा, यानी कि वायुमंडलीय जलवाष्प का और संघनन। तो ठीक है दोस्तों, तो गिलास की बाहरी सतह पर पानी कुछ बूंदों को देखा और बूझों ने पानी की बूंदों की इन बूंदों का निर्माण कैसे हुआ, तो वायुमंडलीय जलवाष्प और संघनन विधि द्वारा। 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मोमबत्ती जलाते समय पहेली ने निम्नलिखित परिवर्तनों को देखा। तो मोमबत्ती जलाते समय कौन कौन से परिवर्तन को देखा, तो आंसर क्या होगा हम लोग का,
कौन कौन सा परिवर्तन होता है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि डी, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी कि मोम का पिघल रहा था, और चौथा मोम, पिघला हुआ मोम जम रहा था। ठीक है दोस्तों, मोमबत्ती जलते समय मोम पिघल रहा था और पिघला हुआ मोम क्या होता है, जम रहा था। 10वां नंबर क्वेश्चन है, चपाती को बेलना और चपाती को सेकना यह परिवर्तन है। चपाती को बेलना और चपाती को सेकना ये कैसा परिवर्तन है हम लोग का, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि उल्टा किया जा सकता और क्रमशः उल्टा नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सेशन को ब्लास्ट करते हैं, कल हम लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कल हम लोग भी क्वेश्चन पढ़ लेंगे और 40-50 क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।